एक दृश्य की कल्पना करना मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है। मायामी का होलोवर सैंडबार, खिली हुई धूप, नीली लहरें और पानी के बीच खड़ी दर्जनों नावें। एकदम परफेक्ट वीकेंड। बिल्कुल। कमर तक गहरे पानी में उतरकर लोग अपना वीकेंड मना रहे हैं। माहौल एकदम पार्टी जैसा है, जहां हर कोई अपनी रोजमर्रा की चिंताओं से दूर रिलैक्स कर रहा है। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल जाता है। हाँ, अचानक से एक जोरदार धमाका होता है। पानी के बीच से एक आग का गोला उठता है और 3 लोग हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। बाप रे, ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में। और ये किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म का कोई स्टंट सीक्वेंस नहीं है। ये एक खौफनाक असलियत है, जिसने पलक झपकते ही एक मस्ती भरे पर्यटन स्थल को एक भयानक इमरजेंसी जोन में बदल दिया। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक इसी घटना की गहराई में जाने वाले हैं। ये वाकई एक ऐसा वाक्य है जो दिमाग को सुन्न कर देता है। हमारे पास बीबीसी की हालिया रिपोर्ट और मियामी सैंडबार बोट एक्सप्लोजन इन्वेस्टिगेशन से जुड़े कुछ बेहद अहम तथ्य मौजूद हैं। राइट, जिसमें 11 लोग घायल हुए थे ना? हाँ, 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और आज का हमारा मकसद सिर्फ कोई न्यूज रिपोर्ट पढ़ना नहीं है। हमें समझना चाहते हैं कि पानी के बीचों बीच इतनी सारी नावों की भीड़ में ये धमाका इतना विनाशकारी कैसे हो गया। बिल्कुल, और इसके पीछे की साइंस क्या है, साथ ही इस तबाही के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ वो अपने आप में कितना बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज था। सही बात है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे इस घटना के केंद्र में चलते हैं। मियामी का ये हॉल ओवर सैंडबार कोई आम बीच नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग अपनी नावें लेकर आते हैं, उन्हें पानी में पार्क करते हैं और फिर सब एक दूसरे की नावों के आसपास इकट्ठा होते हैं। एक तरह से नावों का मेला लगा होता है वहां। एग्जैक्टली। और इसी भीड़ के बीच ये धमाका हुआ। वहां मौजूद एक चश्मदीद हैं, पैट्रिक ली, जो खुद एक लोकल बोट चार्टर चलाते हैं। उन्होंने बीबीसी के अमेरिकी सहयोगी सीबीएस न्यूज को जो बयान दिया वो बहुत डरावना है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, हमने 3 लोगों को नाव से उड़ते हुए देखा। मतलब जब मैंने पहली बार ये लाइन पढ़ी तो मैं सोच में पड़ गई, क्या सच में एक नाव के इंजन का धमाका इंसानों को हवा में उछाल सकता है? ये सवाल उठना लाजमी है। आमतौर पर हम सुनते हैं कि नाव में आग लग गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन लोगों का हवा में उड़ना, ये तो किसी बॉम्ब ब्लास्ट जैसा साउंड कर रहा है। देखिए, बॉम्ब ब्लास्ट जैसे इसलिए साउंड कर रहा है क्योंकि ये तकनीकी रूप से एक बॉम्ब ब्लास्ट ही था। अच्छा, सच में। हाँ, पैट्रिक ली का ये बयान इस धमाके की असली ताकत को बयान करता है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इसे ओवर प्रेशर इवेंट कहते हैं। ओवर प्रेशर, ये क्या होता है? मतलब जब किसी सीमित या बंद जगह में कोई विस्फोट होता है, जैसे कि नाव के निचले हिस्से में, तो गैस से पलक झपकते ही फैलती हैं। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता चाहिए होता है। और नाव तो बंद होती है नीचे से। बिल्कुल। नाव का जो निचला ढांचा होता है, जिसे हल कहते हैं, वो फाइबर ग्लास या मेटल का बना होता है। वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। तो मतलब वो प्रेशर नीचे या साइड से नहीं निकल सकता, पानी भी तो है वहां। एकदम सही पकड़ा आपने। नीचे पानी का दबाव है और नाव का अपना मजबूत ढांचा है, तो वो सारी की सारी ऊर्जा, वो पूरा प्रेशर एक तोप के गोले की तरह सीधा ऊपर की तरफ रिलीज होता है। हाँ, सीधा ऊपर, जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है, यानी सबसे कम रुकावट वाला रास्ता। यही वजह है कि उस नाव के डेक पर जो भी था, चाहे वो भारी सामान हो या इंसान, वो सीधा हवा में उछल गया। बाप रे, ये सिर्फ एक आग नहीं थी, ये एक भयानक शॉक वेव थी। ये लॉजिक तो पूरी तरह से डरा देने वाला है। मतलब नाव का डिजाइन ही उस धमाके को एक कैनन या तोप में बदल देता है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। और इस शॉकवेव के बाद जो हुआ वो और भी खौफनाक था। पैट्रिक ली के बयान का दूसरा हिस्सा इसी आग के बारे में है। उन्होंने कहा, ये गर्म आग है, ये बहुत तेज होता है, लेकिन ये हाई ऑक्टेन गैसोलीन है, इसलिए कई लोग जल गए और ये एक विस्फोट था। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब यहाँ मेरा एक सवाल है। हम सब अपनी कारों में रोज पेट्रोल डलवाते हैं, वो भी गैसोलीन ही है, लेकिन कारों में इस तरह के अचानक ब्लास्ट कम ही सुनने को मिलते हैं। सही बात है। तो क्या नावों में इस्तेमाल होने वाला ये हाई ऑक्टेन गैसोलीन कुछ अलग होता है? मतलब इसने लोगों को संभलने का 1 सेकंड भी क्यों नहीं दिया? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। देखिए, असल में खतरा सिर्फ हाई ऑक्टेन गैसोलीन के लिक्विड फॉर्म में नहीं है, बल्कि उसके वेपर यानी वाष्प में है। अच्छा, वेपर में? हाँ, हाई ऑक्टेन ईंधन बहुत तेजी से इवेपोरेट होता है, यानी वाष्पीकृत होता है। अब कार और नाव में सबसे बड़ा फर्क उनके डिजाइन का है। डिजाइन का? कैसे? कार का इंजन और फ्यूल टैंक खुली हवा के संपर्क में होते हैं, और कार सड़क पर चलती है तो हवा के बहाव से कोई भी गैस लीक हो तो वो उड़ जाती है।
लेकिन नाव तो पानी के ऊपर है, तो वहां भी तो खुली हवा होती है, चारों तरफ हवा ही हवा है। फिर ये गैस वहां क्यों नहीं उड़ी? और यहीं पर नाव का स्ट्रक्चर एक जानलेवा ट्रैप बन जाता है। नाव के सबसे निचले और अंदरूनी हिस्से को बिल्ज कहा जाता है। बिल्ज? हाँ, बिल्ज। ये एक तरह का गहरा बेसमेंट होता है नाव के अंदर। अब गैसोलीन का जो वाष्प होता है वो हवा से भारी होता है। ओहो, मतलब वो ऊपर नहीं उठता? बिल्कुल नहीं। इसलिए वो उड़कर बाहर नहीं जाता, बल्कि पानी की तरह नीचे बहकर उस बिल्ज में जमा होने लगता है। माय गॉड! आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि नाव के फर्श के नीचे एक अदृश्य झील बन रही होती है, जो पूरी तरह से अत्यधिक ज्वलनशील गैस से भरी है। और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती? मतलब एक अदृश्य टाइम बॉम्ब उनके पैरों के ठीक नीचे तैयार हो रहा था? एकदम सटीक। और इस गैस को जलने के लिए किसी बहुत बड़ी आग की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक चिंगारी है। हाँ, सिर्फ एक मामूली से चिंगारी काफी है। कोई इंजन स्टार्ट करने के लिए इग्निशन की घुमाता है या कोई बैटरी का तार थोड़ा हिल जाता है, और वो पूरी की पूरी अदृश्य झील एक ही फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में फ्लैश फायर में बदल जाती है। तो पैट्रिक ली ने इसे जो गर्म आग कहा है वो इसी की वजह से है? बिल्कुल, वो इसी रैपिड कंबशन का नतीजा है। आग इतनी तेजी से भड़कती है कि किसी को ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि अरे आग लग गई है, चलो पानी में कूदकर जान बचा लें। हाँ, रिएक्शन टाइम ही नहीं मिला। यही वजह है कि 11 लोग इतनी बुरी तरह से झुलस गए। दुखद बात है, लेकिन यही सच है। जब कुछ ही सेकंड्स में वो अदृश्य बॉम्ब फट गया और इतने सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो जो लोग पानी में गिरे या जले, उनके लिए हर एक पल बहुत कीमती हो गया होगा। हाँ, हर एक सेकंड। और यहीं से इस पूरी घटना का दूसरा अहम हिस्सा शुरू होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन। मियामी डेड फायर रेस्क्यू के बटालियन चीफ जुआन एरियस, उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें संभावित नाव विस्फोट की सूचना मिली, आपातकालीन दलों ने तुरंत स्थान पर रुक किया। ये रिस्पॉन्स टाइम बहुत क्रूशियल होता है। बिल्कुल। अब जो वीडियो सामने आए हैं ना, वो किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसे लगते हैं। मियामी मरीना के ठीक पास एक हेलीकॉप्टर उतरता हुआ दिख रहा है और इमरजेंसी टीम्स कम से कम एक घायल को स्ट्रेचर पर ले जा रही हैं। मैंने भी वो फुटेज देखी है। ऐसे भीड़-भाड़ वाले इलाके में, जहां पानी में इतनी सारी नावें खड़ी हों, इस तरह का रेस्क्यू एक बहुत ही जटिल, एक सिंक्रोनाइज्ड रिले रेस जैसा लगता है। इसे एक रिले रेस क्या ना परफेक्ट कंपैरिजन होगा, क्योंकि ये कोई आम सड़क दुर्घटना नहीं थी जहां एम्बुलेंस सीधे स्पॉट पर पहुंच जाए और मरीज को उठा ले। हाँ, पानी में तो एम्बुलेंस नहीं जा सकती। सही कहा। यहाँ लॉजिस्टिक्स बहुत पेचीदा थे। सबसे पहले फायर रेस्क्यू की नावों को उस सैंडबार की भारी भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए जलती हुई नाव तक पहुंचना था, जो कि खुद एक बड़ा चैलेंज रहा होगा। बहुत बड़ा। फिर गंभीर रूप से जले हुए और शॉक में पड़े मरीजों को पानी या दूसरी नावों से सुरक्षित निकालकर अपनी रेस्क्यू बोट में शिफ्ट करना था। उसके बाद उन्हें जमीन तक यानी मरीना तक लाना था, जहां से उन्हें सीधे हेलीकॉप्टर या एम्बुलेंस के जरिए ट्रॉमा सेंटर भेजा जा सके। इस पूरे ऑपरेशन में कई एजेंसियों का गजब का तालमेल देखने को मिला। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, हेलीकॉप्टर को मरीना पर उतारने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरा मतलब है, एम्बुलेंस भी तो मरीजों को अस्पताल ले जा सकती थी। मियामी जैसे बड़े शहर में क्या एम्बुलेंस नेटवर्क इतना धीमा है? नहीं, एम्बुलेंस नेटवर्क धीमा नहीं है, लेकिन यहाँ बात गोल्डन आवर की है। गोल्डन आवर? हाँ, मेडिकल साइंस में खासकर ट्रॉमा और सीवियर बर्न्स के मामलों में हादसे के बाद का पहला घंटा मरीज की जान बचाने के लिए सबसे क्रिटिकल होता है। अच्छा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं। बिल्कुल। जब कोई हाई ऑक्टेन फ्यूल की आग में झुलसता है तो सिर्फ बाहरी त्वचा नहीं जलती, मरीज के शरीर का सबसे बड़ा बैरियर, उसकी स्किन, वो खत्म हो जाती है। ओहो। जिससे शरीर का फ्लूइड बहुत तेजी से कम होने लगता है। इसके अलावा विस्फोट के धुएं और गर्म गैसों की वजह से उनके एयरवे यानी सांस की नली में भी सूजन आ सकती है, जिससे दम घुटने का खतरा रहता है। मतलब बाहर की चोट से ज्यादा खतरा अंदरूनी डैमेज और डिहाइड्रेशन का होता है। एकदम सही। ऐसे मामलों में हर 1 मिनट के साथ सर्वाइवल के चांस कम होते जाते हैं। अगर मरीज को एम्बुलेंस के जरिए मियामी के ट्रैफिक से होकर ले जाया जाता तो वो अमूल्य समय बर्बाद हो जाता। हाँ, ट्रैफिक में फंसने का रिस्क कौन लेगा? इसलिए मरीना के पास हेलीकॉप्टर बुलाने का फैसला ये दिखाता है कि रेस्क्यू टीम्स को पता था कि ये कोई मामूली इंजरी नहीं है। ये एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है जहां हवा के रास्ते अस्पताल पहुंचना ही एकमात्र विकल्प है। ये सुनना अपने आप में बहुत इम्प्रेसिव है कि इतनी अफरा तफरी के बीच भी रेस्क्यू टीम्स कितनी स्पष्टता से सोच रही थीं। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया, आग बुझा दी गई,
लेकिन इसके बाद शुरू होता है एक ऐसा काम जो अक्सर सालों तक खिंच जाता है, इन्वेस्टिगेशन। हाँ, असल चुनौती तो अब शुरू होती है। राइट। अधिकारियों ने अभी तक इस धमाके के सटीक कारण का खुलासा नहीं किया है। बीबीसी ने जब मियामी-डेड फायर एंड रेस्क्यू से संपर्क किया तो पता चला कि इसमें कई एजेंसियां शामिल हैं। जी, ये काफी बड़ा मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन बन चुका है। अब रिपोर्ट के मुताबिक इस जांच में 3 मुख्य नाम सामने आए हैं: मियामी-डेड फायर रेस्क्यू, यूएस कोस्ट गार्ड और फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जिसे FWC भी कहते हैं। अब देखिए, फायर रेस्क्यू का काम तो समझ में आता है, आग बुझाना और रेस्क्यू करना। बिल्कुल। कोस्ट गार्ड का काम भी समझ में आता है, क्योंकि समंदर का मामला है और फेडरल मैरीटाइम लॉज लागू होते हैं। लेकिन जब मैंने इस लिस्ट में फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का नाम पढ़ा तो मैं सच में कंफ्यूज हो गई। ये बहुत लोगों के लिए सरप्राइजिंग होता है। मतलब वन्य जीव संरक्षण वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या वे सिर्फ मछली और समुद्र के जानवरों की देखभाल नहीं करते? एक बोट ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन में उनका क्या रोल हो सकता है? ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जो बहुत से लोगों को होता है। नाम से ऐसा लगता है कि वे सिर्फ जानवरों या पर्यावरण से जुड़े मामलों को देखते हैं। हाँ, नाम तो ऐसा ही है। लेकिन फ्लोरिडा में FWC का रोल इससे कई ज्यादा बड़ा है। वो असल में फ्लोरिडा के जलमार्गों के लिए मुख्य लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं। अच्छा। हाँ, अपने पानी की ट्रैफिक पुलिस या हाईवे पेट्रोल ऑफ द वाटर ग्रुप में देख सकती हैं। ओहो, तो समंदर में जो भी लोकल कानून लागू होते हैं वो इनके अंडर आते हैं। बिल्कुल। जब भी पानी पर कोई दुर्घटना होती है तो FWC सबसे पहले ये जांचती है कि क्या वहां लोकल बोटिंग रूल्स का कोई उल्लंघन हुआ था, जैसे कि स्पीड लिमिट या कुछ और। हाँ, और क्या नाव चलाने वाला व्यक्ति नशे में था, जिसे बोटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस कहा जाता है। राइट, ड्रंक ड्राइविंग जैसा। एकदम वही। और क्या नाव का रजिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस राज्य के कानूनों के हिसाब से सही था। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है उनके इन्वॉल्वमेंट का। वो क्या? जब कोई नाव ब्लास्ट होती है तो बहुत सारा गैसोलीन, बैटरी का एसिड और जलता हुआ मलबा पानी में गिरता है। प्रदूषण। हाँ, मियामी का ये सैंड बार एक बेहद संवेदनशील इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसलिए FWC ये भी जांचती है कि इस हादसे का स्थानीय पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी पर कितना गहरा असर पड़ा है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब तीनों एजेंसियों ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र बांट रखे हैं। फायर रेस्क्यू ने लोगों की जान बचाई और आग बुझाई। सही। कोस्ट गार्ड बड़ी पिक्चर देख रहा है कि क्या नेविगेशन के कोई फेडरल नियम टूटे हैं, और वाइल्ड लाइफ वाले जमीनी स्तर पर लोकल ट्रैफिक रूल्स, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स और एनवायरनमेंट डैमेज की जांच कर रहे हैं। एकदम सटीक समरी दी आपने। इन तीनों को मिलकर इस पजल को सॉल्व करना होगा ताकि पता चल सके कि आखिर उस नाव के बिल्ज में वो चिंगारी कैसे भड़की, जो कि आसान काम तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। यही इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की जटिलता है। पानी के ऊपर होने वाले हादसों के सबूत या तो जल जाते हैं या समंदर की गहराई में डूब जाते हैं। हाँ, क्राइम सीन तो पानी में बह गया। इसलिए ये जांच किसी जमीन पर हुए ब्लास्ट की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल होती है। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को एक साथ रखकर देखें तो हमारे सामने एक बहुत ही भयावह लेकिन आंखें खोलने वाली तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। मियामी का हॉलोवर सैंडबार, जो खुशी और रिलैक्सेशन का प्रतीक है, पलक झपकते ही एक डिजास्टर जोन बन गया। हाई ऑक्टेन गैसोलीन के वाष्प ने, जो नाव के निचले हिस्से में किसी अदृश्य झील की तरह जमा था, एक छोटी सी चिंगारी पाते ही एक ऐसा भयानक विस्फोट किया जिसने 11 लोगों को न सिर्फ जला दिया बल्कि उन्हें हवा में उछाल दिया। और इसके बाद हमने देखा पानी, जमीन और हवा में कई एजेंसियों का एक बेहद तेज और सधा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। हाँ। देखिए, ये घटना हमें एक बहुत ही कड़ा सबक देती है। हम अक्सर छुट्टियों में या पार्टी के माहौल में इतने खो जाते हैं कि सुरक्षा और जोखिम की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। ये तो हम सब करते हैं। एक मशीन जो पानी पर तैर रही है और जिसमें सैकड़ों लीटर ज्वलनशील ईंधन भरा है, वो अगर सही मेंटेनेंस के बिना चलाई जा रही है तो वो किसी भी वक्त एक बम में तब्दील हो सकती है। वो सच में, ये बहुत डरावना सच है। और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार है जो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। वो क्या? देखिए, हर वीकेंड पर दुनिया भर में लाखों लोग इसी तरह की नावों पर अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ समंदर या झीलों में पार्टी करने जाते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। चूंकि मियामी के इस विस्फोट का असली कारण अभी भी आधिकारिक तौर पर अज्ञात है, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये हादसा भविष्य में ऐसी जगहों पर बोटिंग के कल्चर को हमेशा के लिए बदल देगा? ये बहुत गहरा सवाल है ना? जब तक इन्वेस्टिगेटर्स वो सटीक कारण नहीं खोज लेते कि क्या वो कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था,
कोई गलत वायरिंग थी या महज एक लापरवाही, तब तक वो अदृश्य खतरा हर नाव के निचले हिस्से में मंडराता रहेगा। बिल्कुल मंडराएगा। अगली बार जब लोग सैंड बार पर पार्टी करने के लिए अपनी नाव का इग्निशन ऑन करेंगे, तो क्या उनके मन में उस एक चिंगारी का डर नहीं होगा? क्या वो बेफिक्री का माहौल कभी पूरी तरह से वापस लौट पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो उस आग का धुआं छट जाने के बाद भी काफी लंबे समय तक पानी की सतह पर तैरता रहेगा।